So financial leverage can be defined as use of fixed cost capital. Use of fixed cost capital, that is, you can say use of fixed cost capital, that is interest. You can say fixed cost capital along with equity shares in order to distribute more earnings to the equity shareholders, is known as financial leverage. The use of fixed cost capital along with equity shares in order to distribute more earnings to the equity shareholders. That is financial leverage, also known as trading on equity. So when you use more fixed cost capital along with equity, the concept known as trading on equity. अब फाइनेंशियल लिवरेज आपके कोर्स में है, दो टाइप के हो सकता है सिचुएशन के हिसाब से. सो फर्स्ट फाइनेंशियल लिवरेज टाइप इज नोन एज फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज या फेवरेबल ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कह सकते हो. तो फेवरेबल फाइनेंशियल कंडीशन, सॉरी लेवरेज का कंडीशन क्या है, व्हेन इट इज एप्लीकेबल, तो पूरा सॉल्व ना करो तो भी आप बता सकते हो कि फेवरेबल है कि नहीं. सो कब आएगा, इफ द कॉस्ट ऑफ डेट, के डिफाइंस कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो कौन सा कैपिटल है, डेट फंड्स. तो इफ कॉस्ट ऑफ डेट इज लेस देन ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, situation of favorable financial leverage arises. So cost of debt is the interest. So what is cost of debt? Cost of debt is nothing, the interest on debentures या debt funds जो भी हो. While how you calculate ROI, return on investment, you calculate as profits, मतलब EBIT, profits upon capital employed into 100, profit upon capital employed into 100. तो इन दो फॉर्मूला को देख के आप फाइंड करो क्या है, सब सीखेंगे वो भी हम. सेकंड इज नोन एज अनफेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज. अनफेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज. तो अनफेवरेबल का कंडीशन क्या है, इसी का उल्टा कंडीशन is if cost of debt is greater than ROI. Cost of debt again interest on fixed capital, interest on fixed cost capital. तो fixed cost कौन सा है, डेफिनेटली डिबेंचर इज अ फिक्स कॉस्ट कैपिटल, क्योंकि आप प्रॉफिट करो या ना करो लेकिन आपको इंटरेस्ट फिर भी देना ही पड़ेगा. इट इज एन एक्सपेंस टू द कंपनी. क्लियर. अब हम दोनों का एक एक सिचुएशन का एक एग्जांपल देखेंगे. तो रीड द क्वेश्चन केयरफुली और क्या इंफॉर्मेशन देखी है पहले उसको एनालाइज करो और देन स्टार्ट डूइंग द सम. ठीक है. तो फर्स्ट सिचुएशन सेज सपोज अ फर्म के पास तीन ऑप्शंस हैं टू रेज फंड्स. ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 3. Suppose a firm wants to raise capital, in 3 ways they can go for. First option is equity and second option is say debentures या debt fund. So company wants to raise suppose 30 lakhs of capital
तो तीनों सिचुएशन में कंपनी के पास कैपिटल कितना आना चाहिए? 30 लाख, 30 लाख, 30 लाख। सपोज फर्स्ट ऑप्शन में कंपनी इज यूजिंग एंटायर इक्विटी शेयर कैपिटल एंड नो डिबेंचर्स, दिस इज फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन में दे आर इंक्रीजिंग डिबेंचर्स, तो नो से आया सपोज 10 lakhs, so in that case equity capital reduces to 20 lakhs. थर्ड केस में डिबेंचर इंक्रीज टू 20 lakhs, so equity reduces to 10 lakh. So in first case में no fixed cost capital, 10 lakh का fixed cost capital, 20 lakh का fixed cost capital. So using more of debt funds in the equity, so in the capital structure is known as trading on equity. So using more of debt funds on the basis of equity in the capital structure is known as trading on equity. अब suppose कंपनी के पास प्रॉफिट है EBIT, कंपनी मेड अ प्रॉफिट ऑफ से 4 lakhs, 4 lakh and 4 lakh. This will be given to you. माइनस आप करेंगे इंटरेस्ट, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो पहले इंटरेस्ट माइनस होगा, फिर ऑर्डर में टैक्स माइनस होगा। तो फर्स्ट वी विल डू दैट इंटरेस्ट। हाँ, इंटरेस्ट दिया होगा, इंटरेस्ट दिया होगा। अब इंटरेस्ट कितना है? एट द रेट ऑफ डिबेंचर्स इशूड एट द रेट ऑफ 10%, से फॉर एग्जांपल दिया ही होगा आपको। देन यहाँ पे डेट फंड्स है नहीं, तो 10% लगेगा नहीं, तो देयर इज नो एक्सपेंस डैश। अब 10 lakhs पे 10% का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो इट इज 1 lakh, एंड 2 lakhs 20 lakhs पे 10% का इंटरेस्ट मींस 2 lakhs। तो इसका मतलब आपके पास आया अर्निंग्स बिफोर टैक्स, इंटरेस्ट माइनस हो चुका है, तो अर्निंग्स आई निकल जाएगा, अर्निंग्स बिफोर टैक्स। तो 4 lakh माइनस डैश मतलब 4 lakh का 4 lakh, 1 lakh में से 4 lakh में से 1 lakh जाएगा, सो यू हैव 3 lakhs, 4 में से 2 गया, मतलब रिमेनिंग इज 2 lakhs। ठीक है, माइनस अर्निंग्स बिफोर माइनस, अब माइनस होगा तो वहां पे आएगा आपका टैक्स। अब टैक्स सपोज नहीं दिया है एग्जाम में, तो टैक्स आप रेट अज्यूम कर सकते हो, बिना टैक्स के आंसर नहीं आएगा कि कंपनी कॉर्पोरेट्स हैव टू पे टैक्सेस। तो आपके पास दो ऑप्शन है, 30% टैक्स लेके जनरली हम कैलकुलेट करते हैं, 35 ले सकते हो आप, 33%, वॉट एवर, पर जनरली कन्वीनियंट के लिए इफ टैक्स रेट नॉट गिवन यू विल अज्यूम सपोज 30% टैक्स रेट। ऐसा होता है कि ना दिया हो? हाँ हाँ, सीबीएसई वाले गलती कर सकते हैं ना, वो 30% लेने पता होना चाहिए, वो ये फिर लास्ट में बोलता है आपको पता होना चाहिए, टैक्स तो होता ही है ना। तो 30% लेने का अज्यूम करने का, अगर ना दिया हो अज्यूम, हाँ, लेकिन ऊपर अजम्पशन लिख देने का, अज्यूमिंग नॉट गिवन, तो अजम्पशन टेकिंग 30% टैक्स रेट। इसके नीचे ब्रैकेट में लिख दे, कहीं यहाँ भी लिखो तो भी चलेगा, कहीं पे भी लिखा होना चाहिए पेज में। ठीक है। तो अब प्रॉफिट पे टैक्स होता है, प्रॉफिट आपका कितना आया? 4 लाख। सो 4 लाख पे बच्चे एक पूरे क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है कहाँ कि मैडम किसका 30%, किसका 10%, तो ये ध्यान से सोचो, डिबेंचर पे ये 10% इंटरेस्ट है, तो 10 लाख की लोन ली है तो 10 लाख पे इंटरेस्ट चढ़ेगा। अब टैक्स की बात है तो टैक्स हमेशा खर्चे सारे माइनस करने के बाद, तो इंटरेस्ट आपका खर्चा था वो माइनस होने के बाद, तो दिस इज योर प्रॉफिट आफ्टर पेइंग ऑल एक्सपेंसेस। तो ये जो बचा वो प्रॉफिट, उस पे टैक्स लगेगा। तो 4 लाख पे 30%, सो वी कैन से 4 3 12, 1,20,000 इज द टैक्स। सिमिलरली 3 लाख का प्रॉफिट है, 30% मीन्स 90,000, और 2 लाख पे 30% मीन्स 60,000।
अच्छा, एक चीज और, एग्जाम में 2 तरीके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक्सप्लेन फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो आपको यही एग्जाम्पल छापना है, ठीक है, या फिर आपको एग्जाम्पल दिया होगा उसको सॉल्व करना है। तो ये तो आपको लर्न करना ही पड़ेगा एज इट इज वैल्यू। तो बाई चांस डायरेक्टली पूछा है तो उस वक्त सोच के लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, कंपनी, कैन यू से कंपनी ऑलवेज बेनिफिट फ्रॉम फाइनेंशियल लिवरेज? तो not necessary company always get benefit from financial leverage. It all depends on कि cost of debt less than ROI है, cost of debt greater than ROI है, ठीक है। तो वो लिखना है कि it is not necessary that equity shareholders always will gain from financial leverage because it may have those situations हो सकती हैं, may go for financial favorable या unfavorable situation के हिसाब से आपको आंसर देना पड़ेगा। तो उसके टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। अब आया आपका टैक्स माइनस हो गया तो ये चला जाएगा। सो अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, पीएटी भी लिख सकते हो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी चले, ईएटी अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। तो माइनस कर लिया, माइनस किया, माइनस किया, दिस विल बी 2,80,000, 2,10,000, 1,40,000। ठीक है, अब दिस अर्निंग्स विल गो टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब जनरली इक्विटी शेयर्स 10 रुपए के होते हैं या 100 रुपए के होते हैं। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है, यू कैन अगेन अज्यूम कि 10 रुपए का है कि 100 रुपए का है। इस केस में हमने ₹10 लेके चला है, एक शेयर 10 रुपए का है। तो अगर इफ द कंपनीज आर रेजिंग कैपिटल वर्थ ₹30 lakhs और शेयर्स, एक शेयर 10 रुपए का है, मतलब एक निकाल दें, so what we can say is number of इक्विटी शेयर्स कितने हो जाएंगे हर केस में। तो फर्स्ट केस में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हो जाएंगे, 30 लाख, टोटल कैपिटल है 10, 1 रुपए का शेयर है, तो कैन आई से 3 lakhs के शेयर्स हुए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो 3 लाख इंटू 10 तो 30 लाख का कैपिटल। सिमिलरली व्हेन 20 lakhs का कैपिटल है और 10 रुपीज शेयर प्राइस है, मतलब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने होंगे, 2 लाख। और 10 लाख का 10 मतलब 1 लाख इज द इक्विटी, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है, अब हमें निकालना है ईपीएस, दैट इज अर्निंग्स पर शेयर। अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला क्या है, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो आप इक्विटी शेयर्स डिवाइड करेंगे तो 2,80,000 डिवाइडेड बाय 3 lakhs, मतलब दिस इज द अर्निंग्स व्हिच वी विल डिस्ट्रीब्यूटेड टू द 3 lakh equity shareholders. Similarly, 2,10,000 will be distributed to 2 lakhs, 1,40,000 divided by 1 lakh. So this turns out to be 0.93 something. इसकी बात करें तो दिस इज 1.05 और लास्ट वाला 1.4. You can clearly see that EPS is increasing with the use of more of fixed cost capital. So EPS is increasing due to
use of more of debt funds. मैम ये ईपीएस और ईएटी वाला कैलकुलेशन ना एक बार इक्विटी नंबर इक्विटी हाँ। इसके बाद ईपीएस निकालने के लिए, अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए एक शेयर का कितना अर्निंग, दिस इज टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। ओके एक शेयर पे कितना प्रॉफिट, तो 93 पैसे का प्रॉफिट एक शेयर पे, 1 रुपया 5 पैसे का प्रॉफिट, 1 रुपी 40 पैसे का प्रॉफिट एक शेयर पे। वैसे देखा जाए तो अपने को लगता है कि इसमें प्रॉफिट ज्यादा, इसमें प्रॉफिट कम है, इसमें प्रॉफिट कम है, तो प्रॉफिट्स ज्यादा है बट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स भी तो ज्यादा है, तो पर शेयर कम हो जाएगा। क्लियर? ये फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज। अब इसको पता कैसे चलेगा ये फेवरेबल का था, तो एक तरीका ईपीएस बढ़ रहा है इससे पता चल गया फेवरेबल। दूसरा हमने क्या बोला था, कंडीशन चेक करें, तो कॉस्ट ऑफ डेट कितना है, कॉस्ट ऑफ डेट 10% है इंटरेस्ट, तो कॉस्ट ऑफ डेट इज 10%। आरओआई निकालना है फटाफट, आरओआई का फॉर्मूला सिखाया था मैंने, ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। ईबीआईटी कितना है, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 4 लाख का। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कितने का था, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड 30 लैक्स का इंटू 100। तो अगर डिवाइड करें 4 लाख डिवाइडेड बाय 30 lakhs into 100, so it will turn out to be something 13.33%। तो आपको क्या दिख रहा है, कॉस्ट ऑफ डेट विच इज 10% लेस देन आरओआई विच इज 13.33। इसका मतलब ये केस किसका है, फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज, फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज। तो आप इस तरह से भी चेक कर सकते थे, ऐसे भी चेक किया आपने। क्लियर सबको? टर्न करूं, अब अनफेवरेबल का करें। यस मैम अनफेवरेबल में भी सेम ही सिचुएशन लेके चलेंगे, फर्स्ट केस, सेकंड केस एंड थर्ड केस। फर्स्ट केस, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट का भी सेम ही ऑप्शन, इक्विटी से 30 lakhs की, डेट फंड्स एट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट डैश, यहाँ पे 10 lakhs के, यहाँ पे 20 lakhs के। तो टोटल कैपिटल रेज्ड 30 lakhs, 30 lakhs एंड 30 lakhs। सभी का एग्जाम में पूछा था, एक का इन्वेस्टमेंट था 1 करोड़ का, और कंपनी को और नहीं 50 लाख का इन्वेस्टमेंट था ऑलरेडी, और कंपनी वांट्स टू रेज मोर 50 lakhs। इसका 50 लाख इक्विटी थे और 50 डेट फंड से यूज कर रही है, तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड विल बी 1 करोड़। ऐसा भी हो सकता है। ये हो गया आपका ऑप्शन, यहाँ पे हो गया 20 lakhs, ये हो गया आपका 10 lakhs। अब आपका सारा खेल शुरू होता है किससे, ईबीआईटी से। सपोज वी आर अज्यूमिंग अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स टू बी 2 lakhs, 2 लाख एंड 2 लाख। सबसे पहले हम माइनस करेंगे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट 10% पे, यहाँ पे है नहीं, 10% का 10 लाख का 10% मतलब 1 लाख, और 20 lakhs का 10% मतलब 2 lakhs। अर्निंग्स
बिफोर टैक्स, माइनस करने के बाद आएगा 2 लाख, 1 लाख एंड डैश। अब टैक्स माइनस करेंगे, माइनस टैक्स assumed at the rate of 30%. So 2 lakh का 30, 3 2 is 6, मतलब 60,000, 1 lakh का 30 मतलब 30,000। तो यहाँ पे तो प्रॉफिट ही नहीं है, तो देयर इज नो नीड टू, प्रॉफिट ही नहीं है तो देयर इज नो नीड टू पे टैक्सेस, तो प्रॉफिट इज 0। तो अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स 1 lakh, 40,000, 70,000 and dash. Same thing, we will calculate EPS. EPS is earnings after tax upon number of equity shares. तो सेम लॉजिक, 1,40,000, शेयर के प्राइसेस कितने हैं 10 रुपीज, शेयर के प्राइसेस 10 रुपीज। तो वही चीज 1,40,000 डिवाइडेड बाय 3 lakhs, 70,000 divided by 2 lakhs, यहाँ पे डैश। अच्छा, एग्जाम के अंदर उसके अंदर तुमको शेयर की प्राइस नहीं दी थी और आपको पहले वाला सिचुएशन दिया था 0.5 मतलब 50 पैसा। इसका मतलब क्या हुआ, आपको जो भी सपोज 10 रुपीज से भी कंपेयर कर सकते हो, 3 लाख निकाला, 100 से निकालोगे 30,000। तो आपको रियलिस्टिक देखना है कि जो आपका आंसर है ऑलरेडी दिया है आपको 0.5, उससे कंपेयर करना है आपको। तो या तो आपका आंसर 0.5 से थोड़ा ज्यादा 0.6 0.8 आए, या उससे कम मतलब 0.4 0.3 आए, तो ही आप 0.5 से ज्यादा या कम और कंपेयर करके आंसर लिख सकते हो। हमको कितने शेयर्स का क्या शेयर का प्राइस दिया होगा? शेयर का प्राइस आपको 10 रुपए अज्यूम करके चलना है, अगर दिया ना हो तो। हाँ दिया ना हो तो, लेकिन ना दिया हो लेकिन फिर भी अगर ऐसा बोला कि जैसे इसके अंदर सिर्फ एक ही सिचुएशन, सपोज ये वाला सिचुएशन दिया है, हाँ ठीक है, अगर इसका डिवाइड करते हो 70,000 डिवाइडेड बाय 2 lakhs, तो इट विल कम आउट टू बी ऑलमोस्ट 35 पैसा। यस मैम। ठीक है, और अगर आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी सपोज 5 रुपीज दिया हुआ है, तो इसका मतलब दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। लेकिन अगर इसको आप 100 रुपीज करके चलो सपोज इक्विटी शेयर्स को, तो ये 2 लाख की जगह 20,000 हो जाएगा। नहीं समझ आया मैम। देखो 100 हमको एग्जाम में दिया है, 5 रुपीज इज अर्निंग्स राइट नाउ। अभी जो कंपनी कर रही है उसके हिसाब से कंपनी इज गिविंग 5 रुपीज एज अर्निंग्स टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। हाँ ठीक है, अब तुम्हें ये वाला सिचुएशन दिया कि कंपनी ये काम कर रही है कि कंपनी ने 20 लाख के इक्विटी शेयर कैपिटल किया, 10 लाख का कैपिटल एक्स्ट्रा रेज किया डेट फंड से सपोज। ठीक है, मतलब अभी तक कंपनी सिर्फ इक्विटी यूज करती थी और उसका अर्निंग्स 5 था सपोज। अब कंपनी वांट्स टू रेज डेट फंड्स, सो इट इज एडवाइजेबल और नॉट। अगर उससे ज्यादा आए तो एडवाइजेबल, उससे कम आए तो नॉट एडवाइजेबल। हाँ मैम। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 0.35 आ रहा है, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस है। यस। इसका मतलब हमने अगर 10 की शेयर्स की 10 की प्राइस की जगह अगर 100 की प्राइस ली हो सपोज, हाँ तो मेरा इक्विटी शेयर होल्डर्स कितने हो जाएंगे, 20,000 के हो जाएंगे, एक जीरो कम हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 3.5। ओके। इसका मतलब अब रियलिस्टिक है, वो 5 रुपया देता है, अब ये 3.5 रुपये हो गया, यस मैम। तो वो रियलिस्टिक है। अगर इसमें एग्जाम अगर ऐसा दिया कि कंपनी सपोज राइट नाउ ओनली इक्विटी यूज कर रही है,
Yes. ठीक है। और ये पूरा सॉल्व नहीं किया उन्होंने, सिर्फ इतना ही बोला है कि इफ कंपनी यूजेस ओनली इक्विटी वर्थ ₹30 lakhs एंड पेइंग 0.5 एज EPS सपोज, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आपका EPS 0.35 आ रहा है और ये 0.5 है, मतलब रियलिस्टिक है, मतलब आपने 10 रुपीज लेके चला तब जाके 3.35 आया है। अगर आपने 100 लिया होता तो ये, हाँ अगर आपने 100 अज्यूम किया होता तो ये 3.5 हो गया होता और वो 5 होता, और तो ये 0.5 सपोज दिया आपको, तो अनरियलिस्टिक है, एक 50 पैसे है और वो एक 3.5 रुपया है। हाँ मैम। तो मतलब आपको, या आपको पहले चेक करके देखना उसके रियलिस्टिक, उसके आसपास आनी चाहिए वैल्यू। 10 लेके देखो या 100 लेके देखो, दिया तो होना चाहिए, दिया तो होना चाहिए, हाँ बट आप ये इसे क्वेश्चन भेज दो तो फिर आंसर के हाँ से ये बोर्ड का, हाँ ये बोर्ड, 2 क्वेश्चन भेजूंगी, ये बोर्ड का ही क्वेश्चन में लोचे थे, दोनों तरीके से कर सकते हैं, दोनों को मार्क्स तो दिए गए हैं। आप 10 रुपीज लेके चलो तो भी मार्क्स दिए हैं, 100 दिया है तो भी चलेगा, बट हम वो तो गलत। 10 लेंगे तो दोनों का पॉइंट में आएगा और 100 हाँ लेंगे तो दोनों का डिपेंडेंट नहीं इसमें क्या आएगा। लेकिन एक तो दे रखा है अपने को बेटा, इसे सॉल्व ही नहीं कर सकता अपने अच्छा को 10 का, ओके हाँ ये तो ये सॉल्यूशन दिया ही नहीं अपने को, अपने को तो सीधा दिया कि ओके। इफ कंपनी यूजेस 30 lakhs फॉर इक्विटी पूरा कैपिटल तो अर्निंग्स इज 50 पैसा, और हमने उसी को और ये चीज को आपको कैलकुलेट करने को बोला है, तो आपने ये कैलकुलेट करके 0.35 पैसा लेके आए, तो मतलब रियलिस्टिक है। तो अगर 10 रुपीज लिया है तो ही 0.35 आ रहा है, अगर 100 लोगे तो ये 3.5 हो जाएगा। तो हमको 10 और 100 दोनों से ट्राई करने का। हाँ दोनों से ट्राई करके देख लेने का अपने को, तो टाइम जाएगा बहुत। नहीं जाएगा ज्यादा, कहाँ जाएगा, अपने को क्लास में इतने इसी को डिवाइड करना, आपको भाई कहाँ करना है, अच्छा ठीक है। अपने को तो सिर्फ सोचना ही है कि तो मतलब हम हाँ शेयर का प्राइस बाद में डाले। बाद में डालना है, अपने को जरूरत ही नहीं है उधर। ओके मैम, आपसे क्वेश्चन भेज दो मैम। हाँ मैं दोनों क्वेश्चन भेजूंगी आपको, हाँ मैम। ठीक है। तो अभी इसका इसका अर्निंग्स आया आपका, डिवाइड करोगे तो ये हो गया आपका 3 से मतलब 0 पॉइंट कितना आएगा, 0.3 फोर्जा 2 मेरे हिसाब से 4.47, ठीक है 0.466 आएगा समथिंग, ठीक है। ये 0.35 और ये डैश, तो आपको क्या समझ में आया, ईपीएस क्या हो रहा है, ईपीएस इज डिक्रीजिंग, इसीलिए ये कौन सा केस है, अनफेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज का केस है। अगर कॉस्ट ऑफ डेट से चेक किया जाए तो कॉस्ट ऑफ डेट आपका 10% है, आरओआई कितना हो जाएगा, आरओआई इज प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, प्रॉफिट है आपका जस्ट 2 lakhs का, कैपिटल एम्प्लॉयड है 30 lakhs का, इनटू 100, तो ये आ जाएगा आपका 6.67 समथिंग %। क्या दिख रहा है, कॉस्ट ऑफ डेट इज ग्रेटर देन आरओआई, कॉस्ट ऑफ डेट ग्रेटर देन, इसीलिए भी ये केस अनफेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज का है, ठीक है। और याद रखो, हाँ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक अच्छी तरह एक एक लाइन पढ़नी है, अगर आपको 80 ऑन 80 स्कोर करने हैं तो मेक इट अ हैबिट, रोज रात को। मैम एनसीईआरटी। हाँ एनसीईआरटी तो मैंने पहले ही बोल रखा, आज का नया थोड़ा ये कोई, मैंने कभी भी स्टेटमेंट नहीं दिया कोई और बुक पढ़ने का, मैंने एनसीईआरटी और मेरे नोट्स ये दो ही पढ़ने को हमेशा से ही बोला है, एनसीईआरटी घोल के पी जानी, हाँ लर्न ना करो उसमें से चलेगा, अगर इफ यू आर कंफर्टेबल विथ नोट्स लर्न में से चले,
और आपको लगता है कि लैंग्वेज अच्छी है नोट्स की, सॉरी टेक्स्ट बुक की, यू कैन लर्न फ्रॉम टेक्स्ट बुक ऑल्सो. नो थर्ड बुक इज रिक्वायर्ड. और Yes, मेक ma'am. इट और मेक इट अ हैबिट, रोज रात को एक फिक्स टाइम पे बीएसटी पढ़ो. एक फिक्स हाँ, टाइम अच्छा, कर दो, okay. सोने से पहले, या 9 से 10 या 10 से 11, कोई भी एक टाइम फिक्स. मैम हमको स्कूल में पोएम गाने की जरूरत थी, उससे नहीं करूँ ना? नहीं कर, कभी नहीं, कोई जरूरत नहीं. ठीक है, और किसी को कोई डाउट?